हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा का बुंदी क्लासेस पर रेलवे गवर्नमेंट एसएससी जीडी का और एमपी पुलिस का बैच चल रहे हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप लोग उन बैच को ज्वाइन कर लिया होगा और उसको वीडियो देखते होंगे, ठीक है। और जो अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ है, तो उसमें दोस्तों जैसा मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके, साइंस, कुछ मतलब दोस्तों ये बिल्कुल पेपर सेम टू सेम फंसा। जो आप लोगों को पढ़ाया गया है वो सेम टू सेम विथ ऑप्शन फंसे हैं। तो ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं, बिल्कुल विथ ऑप्शन फंसे हैं दोस्तों। तो हम आशा करते हैं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, कम से कम दोस्तों 70-80 के आसपास नंबर का गया होगा, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों विश्वास करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग एक बार विश्वास तो करिएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर हर ऑल सब्जेक्ट मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए, चाहे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, साइंस हुआ, कुछ भी ऑल सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ये एमपी पुलिस का और एसएसजीडी का बैच चल रहे हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिए। वो निःशुल्क बैच है, उसमें कोई आपको फीस नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। और जो अभी रेलवे गवर्नमेंट का पेपर होने वाला दोस्तों, तो उसके लिए यह वीडियो साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो रेलवे गवर्नमेंट में जो में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो है वनस्पति विज्ञान से पूछा जाता है। कहाँ से? वनस्पति विज्ञान से पूछा जाता है। इसलिए हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो यह है रखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब जैसे बात कही जाए साइंस की, साइंस में चल रहे हैं दोस्तों आपको वनस्पति विज्ञान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान कहा जाता है दोस्तों, जैसे अब कहा जाए इसके का उसी का वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, ठीक है। वनस्पति विज्ञान वह है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाते, ठीक है दोस्तों। अब इसकी बात कही जाए का फादर्स ऑफ बॉटनी, यानी फादर्स ऑफ बॉटनी मतलब इसका ये हुआ का जो वनस्पति विज्ञान के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के पितामह कहा जाता है दोस्तों, है ना, थियोफिस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के पितामह, ठीक है। अब इसके बारे में वर्गीकरण किसने किया? वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण किसने किया? तो वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण एकलाय ने 1833 में किया। किसने? एकलाय ने 1833 में किया इसका वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण। और इसका पितामह किन्हें कहा जाता है? थियोफिस्टस को यहाँ पितामह कहा जाता है। अब पादप दो भागों में बांटा गया। कौन है? 2 भागों में बांटा गया है पादप को। अब दोस्तों 2 भागों कौन कौन से बांटा गया है पादप जगत को? 2 भागों में बांटा गया, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। कौन से हैं? अपुष्पोद्भिद है और दोस्तों पुष्पोद्भिद, ठीक है। यह 2 भागों में बांटा गया है पादप जगत को। अब इसमें अभी दोस्तों और पार्ट में है, तो पहले बात करते हैं दोस्तों अपुष्पोद्भिद, ठीक है। अपुष्पोद्भिद की पहले बात करते हैं। अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में बांटा गया है। अब वे कौन कौन से भाग हैं? जैसे हुआ थैलोफाइटा हुआ, बायोफाइटा हुआ और टेरिडोफाइटा हुआ। यह 3 भाग हैं अपुष्पोद्भिद के, ठीक है। अब जो थैलोफाइटा है उसके भी 3 भाग हैं। थैलोफाइटा को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं थैलोफाइटा के? तो वह भाग हैं दोस्तों, जैसे सवाल हुआ, इसी को कहा जाता है एल्गी, ठीक है। फंजाई हुआ और जीवाणु कहा जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। ये 3 भाग बांटे गए हैं बैक्टीरिया के। अब नेक्स्ट दोस्तों बात कहते हैं, ठीक है। अब आपसे बात कही जाए का अपुष्पोद्भिद किन्हें कहा जाता है, यानी अपुष्पोद्भिद क्या है? तो उन्हें कहा जाता है बिना पुष्प व बीज वाले पौधे, उन्हें कहा जाता है अपुष्पोद्भिद। जब सिंपल सी भाषा समझते हैं, जिसमें दोस्तों पुष्प और बीज नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है अपुष्पोद्भिद। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को बता दिए गए हैं। जैसे हुआ
थैलोफाइटा हुआ, बायोफाइटा हुआ और टेरिडोफाइटा हुआ। अब इसको पहले भाग है उसका थैलोफाइटा कि क्या है, थैलोफाइटा है अपुष्पोद्भव का फर्स्ट पार्ट। अब थैलोफाइटा भी क्या है, थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्या है, यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा समूह है दोस्तों थैलोफाइटा। ठीक है। अब थैलोफाइटा इसमें जड़, तने व पत्तियां अलग अलग नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें सुगा पौधे भी कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें जो जड़ें, तने और पत्तियां जो होती हैं वो अलग अलग नहीं होती हैं। ठीक है, साथ में होती हैं, इसलिए इन्हें सुगा पौधे भी कहा जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों का। इन्हें अब थैलोफाइटा को वह किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें सुगा पौधे भी कहा जाता है। ठीक है। यह थैलोफाइटा भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे हुआ बात कहते हैं शैवाल। शैवालों की बात कही जाए एलगी। ठीक है। अब एलगी के बारे में बात करते हैं कि शैवालों का अध्ययन, अब आपसे पूछा जाए कि शैवालों का अध्ययन क्या है, तो शैवालों को अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। यह अभी जो NTPCB 1 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसमें आंसर था दोस्तों, सही आंसर था फाइकोलॉजी। ठीक है। अब दोस्तों अब इसमें शैवाल यह पैड रहित युक्त स्वयपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, यह पैड रहित स्वयपोषी होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें सभी पादप जीवों से छोटे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो इसमें जो सभी पादप पाए जाते हैं वो जीवों से छोटे छोटे गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कछुए की पीठ पर दोस्तों पाया जाने वाला शैवाल क्या है, तो पोटोडार्मस का सही आंसर है। क्या है, जो कछुए की पीठ पर पाया जाने वाला शैवाल है उसको कहा जाता है पोटोडार्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोटोडार्मा। यह करेक्ट सही है। ठीक है। अब बात करते हैं जो मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाने वाला शैवाल कौन है, ओसिलेटुरिया। क्या है, ओसिलेटुरिया। यह शैवाल है जो मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाने वाला शैवाल है। ठीक है। अब बात कही जा रही है दोस्तों आपसे, कहते हैं कि सबसे बड़ा शैवाल कौन है, सबसे छोटा शैवाल कौन है। नीलहरित शैवाल क्या है, जो वह शैवाल क्या है जिसमें विटामिन A, C, D, E पाया जाता है, तो इसके बारे में गहन अध्ययन करते हैं क्या है। और दोस्तों मैंने बात बताया दोस्तों, जैसे वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बंधन क्लासेस को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों। और हमारे जो MP+ के बैच चल रहे हैं और गोबड़ी के बैच चल रहे हैं उसको भी ज्वाइन करिए, वो निःशुल्क आपको लोग ये चल रहे हैं। ठीक है। वो आप ही लिए तो लिए चल रहे हैं, वो फ्री है, लोग निःशुल्क है, कोई पैसा वैसा नहीं देना उसके लिए। ठीक है। अब बात बता दें तो सबसे बड़ा शैवाल क्या है, तो सबसे बड़ा शैवाल दोस्तों माइकोसिस्टस है। क्या है, माइकोसिस्टस है, या इसी को कहा जाता है नेरियोसिस्टस। क्या, नेरियोसिस्टस कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है माइकोसिस्टस, जो सबसे बड़ा शैवाल है। ठीक है। अब नील हरित शैवाल का नया नाम क्या है, तो नील हरित शैवाल का नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया है जो नील हरित शैवाल है। ठीक है। अब वह सेलों में विटामिन कौन कौन सा पाया जाता है, विटामिन C में कौन कौन सा पाया जाता है, विटामिन A पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है, विटामिन D पाया जाता है, विटामिन E पाया जाता है। ठीक है। विटामिन A को कहा जाता है रेटिनॉल, विटामिन C को कहा जाता है स्कार्बी, और दोस्तों विटामिन D को कहा जाता है कैल्सीफॉर। ठीक है। और आपको विटामिन E का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन E को क्या कहा जाता है। ठीक है, नाम क्या है। अब इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट के बारे में समझते हैं। क्या यह आयोडीन देने वाला शैवाल कौन सा है, तो आयोडीन देने वाला शैवाल लेमिनिया है। क्या है, लेमिनेरिया है। ठीक है, जो आयोडीन देने वाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि समुद्री सलाद शैवाल कौन सा है, तो समुद्री सलाद शैवाल है अलवा। क्या है, अलवा है समुद्री शैवाल देने वाला। ठीक है दोस्तों। अब बात कही जाए दोस्तों का जो अंतरिक्ष में ऑक्सीजन देने वाला शैवाल कौन सा है, जो अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जो जाते हैं दोस्तों, वो वहाँ ऑक्सीजन है ना, जो उसमें जो है ना, जो शैवाल क्लोरेला, वो अंतरिक्ष में ऑक्सीजन देने वाला शैवाल होता है। ठीक है। और बात कही जाए नेक्स्ट की बात कहते हैं कि जो लाइकेन किसका सहजीवी रूप है, जो लाइकेन किसका सहजीवी रूप है, तो लाइकेन शैवाल और कवक का है। शैवाल को कहा जाता है एलगी। क्या कहा जाता है, एलगी।
और कवक को कहा जाता है फंजाई। और दोस्तों आपको बता दें, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि जो अभी लाइकन पार्क बनाया गया है वो किस स्टेट में बनाया गया है लाइकन पार्क। तो उसका सही आंसर करेक्ट है उत्तराखंड में है ना जो लाइकन पार्क अभी बनाया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि लाइकन किसका सहजीवी रूप होता है, तो लाइकन कवक और शैवाल का सहजीवी रूप होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हम आशा करते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत स्लो चल रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं फंजाई। कवक की बात करते हैं या फंजाई। ठीक है, अब इसका फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फंजाई का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और फंजाई का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पर्णरहित क्लोरोफिल नहीं होता है, जो शैवालों में होता था, जो पर्णरहित होता था, स्वपोषी होते थे शैवाल। लेकिन जो फंजाई की बात कही जाए तो इसमें पर्णरहित क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी कोशिकाएं भित्ति काइटिन से बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक इसमें क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनने वाला है, वो कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, जैसे ये हुआ काइटिन। जो फंजाई की कोशिका भित्ति है ना दोस्तों, जो किसकी बनी होती है, पहली बात तो यह है कि इसमें कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है, तो हाँ, तो इसमें कोशिका भित्ति होती है, वो काइटिन की बनी रहती है। किसकी? काइटिन की बनी रहती है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कही जाए तो इसमें है कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो कवक से होने वाले रोग हैं जैसे दमा, ठीक है, दांत, खाज, खुजली, गंजापन, यह रोग है ना जो कवक या फंजाई से होने वाले हैं। ठीक है, मानव रोग हैं। अब बात कही जाए पादप रोग क्या क्या हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक मानव रोग भी है और पादप रोग भी हैं कवक से होने वाले। ठीक है, अब पादप रोग की बात कही जाए तो जैसे होगा सरसों में सफ़ेद रस्ट, दोस्तों यहाँ पर ईस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ईस्ट होगा, यह मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ईस्ट होना चाहिए, सरसों में सफ़ेद ईस्ट होता है। ठीक है, अब गेहूँ में ढीला स्मट क्या कारण होता है? किट्टू रोग क्या कहलाता है? किट्टू रोग कहलाता है। ठीक है, अब आलू में अंगमारी क्या कहलाता है? मनसा रोग कहलाता है। क्या? मस्सा रोग कहलाता है। ठीक है, अब गन्ने में रेड रोड होता है रोग। ठीक है, और मूंगफली में टिक्का रोग कहलाता है। किसमें? मूंगफली में टिक्का रोग कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनने वाला है कि मूंगफली का उत्पादन करने वाला कौन सा स्टेट प्रथम नंबर पर है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात स्टेट है ना जो मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और धान में ब्राउन लीफ स्पॉट कहलाता है। क्या है? जो अब बात कही जाए धान की, अब धान का कटोरा किसे कहा जाता है, किस स्टोर कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। ठीक है, अब तो ये लोग आप दोस्तों ये चीज़ें तो आप लोग बहुत समझ चुके होंगे और दोस्तों यह इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कल हम पूछेंगे तो आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जीवाणु। क्या है दोस्तों? जीवाणु के बारे में बात करते हैं। जीवाणु कहा जाता है बैक्टीरिया। क्या कहलाता है? बैक्टीरिया कहलाता है जीवाणु। अब उसमें दोस्तों आपसे बात कही जाए जीवाणु या बैक्टीरिया खोज किसने की थी, या जीवाणु के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों इसके बारे में कुछ गहन अध्ययन करते हैं कि जीवाणु क्या है। दोस्तों और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब इसकी खोज किसने की थी? 1683 में ल्यू वैन हॉक द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? ल्यू वैन हॉक द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। कब? 1683 में की गई थी। ठीक है, अब इन्हें जीवाणु विज्ञान का पितामह कहा जाता है। किन्हें? जो ल्यू वैन हॉक हैं जिन्होंने 1683 में जीवाणु खोज की थी, उन्हीं को जीवाणु विज्ञान का पितामह कहा जाता है। ठीक है, अब इसका नामकरण किसने किया था जीवाणु का? तो जीवाणु का नामकरण दिया था 1829 में एहरेनबर्ग ने जीवाणु का नाम दिया था। किसने? दोस्तों इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो अलग अलग बात है कि नामकरण और किसने दिया था और खोज और किसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नामकरण अलग बात है और खोज करण अलग बात है। अब नामकरण दिया था 1829 में एहरेनबर्ग ने
और खोज की थी 1683 में ल्यूवेनहॉक ने। उन्हीं को पितामह कहा जाता है जीवाणु का, किन्हें? ल्यूवेनहॉक को। अब दोस्तों अब बात कही जाए कि जैसे होगा रॉबर्ट कोच में यक्षमा तपेदिक टीबी के जीवाणु की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, है ना, जो यक्षमा तपेदिक, इसी का टीबी के जीवाणु की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। तथा रोग का चरम सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया था। अब यहाँ पर सिंपल सी भाषा समझते हैं कि सिंपल भाषा में समझते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो हो गया साइंस की भाषा। अब शुद्ध भाषा क्या है? जो रॉबर्ट कोच ने, है ना दोस्तों, तपेदिक, इसी को कहा जाता जीवाणु, सॉरी दोस्तों टीबी कहा जाता है, कि जीवाणु की खोज तथा रोग का चरम सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था, ठीक है। अब बात कही जाए नेक्स्ट बारे में बात करते हैं कि जो लुई पास्चर है ना, जो रेबीज के टीके व दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका लुई पास्चर है। जो लुई पास्चर है ना दोस्तों, इन्होंने रेबीज के टीके व दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की थी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो अभी पेपर हुआ ना दोस्तों, अभी SSC CHL का पेपर हो रहे हैं दोस्तों, तो उसमें पूछा गया था कि रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? उसका सही आंसर था दोस्तों लुई पास्चर, ठीक है। अब इसके बारे में बात कही जाए, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि जैसे विषाणु खोज करता कौन है? तो इवानोव्स्की ने खोज की थी 1892। कब? 1892 में खोज की थी इवानोव्स्की ने, किसकी? विषाणु की, ठीक है। और विषाणु क्या है? तो विषाणु को सहजीवी दोस्तों, विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें इसमें दोनों के ही गुणसूत्र मौजूद होते हैं। किसमें? जो विषाणु होता है इसे सजीव और निर्जीव की कड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही गुणसूत्र, मतलब दोनों गुण ही पाए जाते हैं। निर्जीव के गुण पाए जाते हैं और सजीव के भी गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कही जाए नेक्स्ट की बात करते हैं। कैसे? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक औषधि खोज किसने की थी? सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में आ गया है का पेनिसिलिन एंटीबायोटिक औषधि खोज किसने की थी? उसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक औषधि की खोज, ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं बायोफाइटा, यानी बायोफाइटा क्या है, ठीक है। अब बायोफाइटा क्या है? तो यह पौधा जमीन की नमी सोखता है या मृदा अपरदन रोकने के लिए लगाया जाता है। अब बायोफाइटा के बारे में समझते हैं कि बायोफाइटा क्यों आवश्यक है दोस्तों। बायोफाइटा इसलिए आवश्यक है, एक तो पहली बात तो यह मृदा अपरदन को रोकता है। किसको? मृदा अपरदन को रोकता है। दूसरी बात है यह पौधा जमीन की नमी को सोखता है, ठीक है। जो पौधा की जो ज़मीन की नमी है ना दोस्तों, या उसको सोखता है। दूसरा कौन बात करें तो इसमें मृदा अपरदन के लिए भी इम्पोर्टेंट इसका काम रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका रोल रहता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे वनस्पति जगत का एम्फिबिया वर्ग भी कहते हैं। कैसे? जो बायोफाइटा है दोस्तों, इसे वनस्पति जगत का एम्फिबिया वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फिबिया वर्ग भी इसको कहते हैं। किसको? एम्फिबिया वर्ग कहा जाता है। किसको? बायोफाइटा को, ठीक है। अब इसमें फ्लोएम व जाइलम ऊतक नहीं पाए जाते हैं। क्या? इसमें फ्लोएम व जाइलम ऊतक नहीं पाए जाते हैं। किसमें? बायोफाइटा में जाइलम ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मांस का पौधा हुआ दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा मांस का पौधा, उसमें यह बायोफाइटा का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें ना टेरिडोफाइटा। क्या? टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं। टेरिडोफाइटा क्या है? तो टेरिडोफाइटा दोस्तों यह कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस जगह पाया जाता है टेरिडोफाइटा वाले पौधा, ठीक है। यह छायादार स्थानों व पहाड़ों पर मिलता है। कहाँ? जो पहाड़ हैं दोस्तों वहाँ पर, या छायादार स्थान है वहाँ पर यह टेरिडोफाइटा के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जड़ तना पत्तियाँ मौजूद रहती हैं इसमें। किसमें क्या रहती हैं? जड़ तना पत्तियाँ मौजूद रहती हैं टेरिडोफाइटा में, ठीक है। अब जैसे हुआ मनी प्लांट दोस्तों, आप लोगों के जैसे गाँव में या शहर में गमला में लगा देते हैं मनी प्लांट,
उसी कहा जाता है मनी प्लांट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मनी प्लांट कैसा है, तो उसी है टेरिडोफाइटा का उदाहरण है कोई मनी प्लांट। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने क्लासेस को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।